माय नेम इज़ पवन गर्ग और आज हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले क्लास में अपन ने जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर अपन ने बेसिक फिनोमिना पढ़े थे लाइट के। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट, डिफरेंट नेचर ऑफ लाइट पढ़ा था अपन ने। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा था कि जब लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो जो बाउंड्री सरफेस होती है उस पर तीन फिनोमिना शो करती है, बट इंडिविजुअली अपन एक ही फिनोमिना एक बार में पढ़ेंगे, बाकी दोनों को नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो जो पहला फिनोमिना है वो आ रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि ऐसी सरफेस जिन पर जब लाइट गिरेगी तो मैक्सिमम पार्ट ऑफ लाइट जो है वो सेम मीडियम में लौट जाएगा। ठीक है, कोई भी पार्ट जो है वो नेक्स्ट मीडियम में एंटर नहीं करेगा या नेग्लिजिबल एंटर करेगा तो उसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, बहुत कम अमाउंट में, यानी 93% से ज्यादा पार्ट जो है वो सेम मीडियम में लौट रहा है एनर्जी का। तो इस फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कवर करेंगे। ठीक है, और ऐसी सरफेस जो मैक्सिमम पार्ट को लौटा देती है, ठीक है, उन सरफेस को हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, जैसे कि आपके मिरर। ठीक है, जो मिरर होता है वो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। अगर आप जैसे बाजार में मिरर लेने जाओगे तो अप्रोक्सीमेटली अलग अलग क्वालिटी के मिरर मिलते हैं। ठीक है, जिसमें 93% से लेकर 99% तक रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, बाकी 100% रिफ्लेक्ट करने वाली या 100% रिफ्लेक्ट करने वाली कोई सरफेस है नहीं। ठीक है, तो मैक्सिमम पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट होता है इसके अंदर। ठीक है, तो इस सरफेस को हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। अब देखो ध्यान से, ये जो इसको हम मिरर बोलते हैं बेसिकली, ऐसी सरफेस को जिससे मैक्सिमम पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाए उस सरफेस को हम मिरर बोलते हैं, है ना। अब इसमें दो पार्ट होते हैं, एक नीचे वाला पार्ट जिसमें हमने कोटिंग की हुई है। जैसे मान लो आपने एक ग्लास की शीट ली, उस ग्लास की शीट पर आपने एक साइड में सिल्वर ब्रोमाइड या कुछ नाइट्रेट्स होते हैं जिनकी कोटिंग कर दी आपने। ठीक है, उनकी कोटिंग करने की वजह से जो उसकी अपोजिट सरफेस है वो एनर्जी को रिफ्लेक्ट करना चालू कर देती है। ठीक है, तो ये सरफेस, इसके दो पार्ट हो गए। एक पार्ट जिसके अंदर आपने कोटिंग शो कर रखी है, ये जो हैचिंग के थ्रू है ये कोटेड पार्ट होगा, और जो दूसरा पार्ट है जिसपे लाइट रे गिर रही है और रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, इस पार्ट को हम रिफ्लेक्टिंग या पॉलिश्ड पार्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो कोटेड पार्ट होता है उसका अपोजिट साइड जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है। क्लियर है? ठीक है, अब इस केस में देखो ध्यान से, फिनोमेना कुछ टर्म्स अपन समझ लेते हैं पहले रिफ्लेक्शन के अंदर। ये जो लाइट रे इस सरफेस पर गिर रही है, इस लाइट रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पर ये गिर रही है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और जो टकरा के वापस लौट रही है इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ये जो परपेंडिकुलर लाइन है जो कि सरफेस से 90 डिग्री एंगल बनाते हुए है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में ये जो एंगल होता है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। ठीक है, और ये जो सरफेस के साथ इंसिडेंट रे का एंगल बन रहा है इसको हम बोलते हैं ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस। ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिमिलरली रिफ्लेक्टेड रे सरफेस के साथ जो एंगल बना रही है उसको बोलते हैं ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब देखो अगर ये सरफेस प्लेन है तो ये एंगल आई हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये पूरा 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस आई। ये आर है, ये पूरा 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस आर। ठीक है, तो मतलब अगर ये प्लेन सरफेस है, ठीक है, तो उस केस में ग्लांस एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस आई, और ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस आर। ठीक है, तो ये इसकी टर्मिनोलॉजी है जो हमें पता होनी चाहिए।
इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस और ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये अपने पास कुछ टर्म्स है जो रिफ्लेक्शन में हमें काम आएंगी। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये इंसिडेंट रे आई, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे टकराई, उसके बाद वापस लौट गई, रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगी। ये क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब जब भी रिफ्लेक्शन होगा, जब भी, ठीक है, मतलब हर सरफेस की बात कर रहा हूं मैं, है ना। अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, चाहे किसी भी टाइप का रिफ्लेक्शन हो। जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो बेसिकली दो लॉज फॉलो होंगे, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें जो पहला लॉ होता है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी इंसिडेंट रे नॉर्मल से जितना एंगल बनाएगी, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से उतना ही एंगल बनाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा हमेशा। ठीक है, पहला लॉ समझ में आ गया। सेकंड, इंसिडेंट रे, reflected ray and normal at the point of incidence all lies in the same plane. Incident ray, reflected ray and normal, कोई सा भी नॉर्मल नहीं, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all lies in same plane or we can say all three are coplanar। ठीक है, जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे, जैसे इस बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट रे इधर से आई और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे निकल गई। ठीक है, इंसिडेंट रे इसी प्लेन में आएगी तो रिफ्लेक्टेड रे भी इसी प्लेन में जाएगी। ठीक है, इधर नहीं निकलेगी। क्लियर हो गया? ठीक है, तो दो लॉज ये याद होने चाहिए। पहला, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी इंसिडेंट रे नॉर्मल से जो एंगल बना रही है, नॉर्मल कौन सा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर। रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से जो एंगल बनाएगी दोनों बराबर होंगे, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। दूसरा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। कुछ बच्चे नॉर्मल रे बोलते हैं, ठीक है, गलत है वो। नॉर्मल रे नहीं बोलना, केवल नॉर्मल बोलना है। ठीक है, ये कोई रे नहीं है। ठीक है, ये रे है, ये रे है, पर ये रे नहीं है, ये तो एक आपने लाइन बनाई है बस केवल। ठीक है, तो नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो ये अपने कहलाते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों लॉज अपन को याद होने चाहिए। ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें दो टाइप होते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर मतलब स्मूथ सरफेस पर, और इरेगुलर मतलब रफ सरफेस पर। ऐसा रिफ्लेक्शन जो स्मूथ सरफेस से होगा वो क्या कहलाएगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन। और ऐसा रिफ्लेक्शन जो
रफ सरफेस पे होगा वो क्या कहलाएगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। जैसे मान लो ये आपने एकदम स्मूथ सरफेस बना दी, ठीक है, और ये आपने कोई रफ सरफेस बना दी, जरूरी नहीं इतनी रफ हो, आपकी दीवार भी एक रफ सरफेस है, ठीक है, इनफैक्ट ये बोर्ड भी रफ सरफेस है, ठीक है, उसको जूम करके देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, बोर्ड को। तो बेसिकली अगर सरफेस एकदम स्मूथ है, ठीक है, तो उस पर जो रिफ्लेक्शन होगा वो रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाएगा, और अगर सरफेस स्मूथ नहीं है, रफ सरफेस है, तो जो रिफ्लेक्शन होगा वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो जैसे अगर मान लो अगर मैं स्मूथ सरफेस पर पैरेलल बीम डालूं, ठीक है, पैरेलल बीम से हम आराम से पता लगा पाएंगे, तो पैरेलल बीम डालूंगा, ठीक है, तो जो रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल बीम है, ठीक है, देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ नॉर्मल बनाऊं और यहाँ नॉर्मल बनाऊं, दोनों आपस में पैरेलल आएंगे, क्यों, क्योंकि ये रेगुलर सरफेस है। तो इंसिडेंट रे जो इस नॉर्मल से एंगल बनाएगी, रिफ्लेक्टेड रे भी इस नॉर्मल से उतने ही एंगल बनाएगी, दोनों थीटा होंगे, थीटा एंगल को बताता है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इतना ही एंगल बनाता हुआ इधर चला जाएगा, और ये भी इतना ही एंगल बनाता हुआ इधर चला जाएगा। तो जो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होंगे, तो थीटा थीटा होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रे है इस रे के पैरेलल रहेगी। तो अगर किसी सरफेस पर पैरेलल रे आ रही है और आफ्टर रिफ्लेक्शन भी वो पैरेलल ही जा रही है, ठीक है, तो ऐसा रिफ्लेक्शन क्या कहलाता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। जबकि इस सरफेस में अगर देखूं मैं, अगर मैं यहां पर देखूं तो नॉर्मल की डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि जो सरफेस है वो इरेगुलर है एक्चुअली। तो यहां पर अगर मैं नॉर्मल बनाऊंगा तो वो कुछ ऐसा आएगा, यहाँ नॉर्मल बनाऊंगा तो वो कुछ ऐसा आएगा, यहाँ नॉर्मल बनाऊं तो हो सकता है ऐसा आ जाए। पर याद रखना, मैंने बोला था कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा लगेगा, चाहे वो रेगुलर हो चाहे वो इरेगुलर हो। तो यहाँ पर भी थीटा वन बराबर थीटा टू बनाते हुए, थीटा वन को थीटा वन के बराबर ही बनाते हुए इधर की तरफ चला जाएगा, ठीक है, ये थीटा वन एंगल बनेगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि नॉर्मल अलग जा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर एंगल भी अलग आएगा, तो थीटा टू मान लो इसको, तो रिफ्लेक्शन एंगल भी थीटा टू पर आएगा, यानी ये हो सकता है इधर टकरा जाए सीधा, ठीक है, ये थीटा टू बन जाएगा। यहां पर थीटा वन थ्री आ जाएगा, तो थीटा थ्री इधर ही बनेगा। तो कुल मिला के समझने वाली बात यह है कि ये जो लाइट रे आ रही है ना, ये नॉर्मल के साथ, क्योंकि नॉर्मल अब आपस में पैरेलल नहीं है, अजीब से कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, तो नॉर्मल के साथ इनका जो एंगल है ना वो भी अलग अलग आएगा, थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री। तो जो रिफ्लेक्शन एंगल है वो भी अलग अलग आएगा, थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब रिफ्लेक्टेड लाइट रे है वो अब आपस में पैरेलल नहीं है, कोई इधर जा रही है कोई इधर जा रही है कोई इधर जा रही है, सबकी डायरेक्शन अलग अलग होगी, आई थी पैरेलल लेकिन जा पैरेलल नहीं रही। ऐसा रिफ्लेक्शन जो है वो क्या कहलाता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है, लेकिन इसमें भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगता है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो ये दोनों तरह के रिफ्लेक्शन हो गए, रेगुलर और इरेगुलर, दोनों में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगेगा, पहली बात, ठीक है। बस नॉर्मल जो है, अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा तो सारे नॉर्मल जो है वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, और इरेगुलर होगा तो सारे नॉर्मल एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगे। क्लियर, ठीक है। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर का मतलब होता है बेसिकली स्ट्रेट लाइन में, है ना। तो ऐसा प्रोपेगेशन यानी लाइट का आगे बढ़ना, प्रोपेगेशन का मतलब मैं समझा चुका हूं, लाइट का आगे बढ़ना प्रोपेगेशन ऑफ लाइट कहलाता है। तो लाइट का ऐसा प्रोपेगेशन, लाइट का जो आगे बढ़ना है वो हमेशा किस में होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है। किस में होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है हमेशा। इसीलिए अगर सोचो कि मैंने एक पाइप लिया टेढ़ा मेढ़ा सा, ठीक है, सपोज करो कि मैंने यहाँ पर एक मोमबत्ती जला दी, ठीक है, या कोई भी ऑब्जेक्ट है,
और मेरा पाइप जो है वो कुछ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा है। अब मैं यहां से देखूं इसको, अगर मैं यहां से देखूं तो क्या मुझे ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा? क्यों भाई, लाइट की जो रे है वो ऐसे ऐसे चल जाए? नहीं, लाइट की रे हमेशा कैसे चलती है? स्ट्रेट लाइन में, सीधी 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 सीधी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में चलती है। अब यहां पर तो पाइप भी टेढ़ा हो रहा है, तो हमें ये ऑब्जेक्ट इस पाइप से नहीं दिखेगा। लेकिन सोचो अगर यही ऑब्जेक्ट है, यहाँ मोमबत्ती चल रही है और आपकी जो ना पाइप है वो ऐसा हो, और यहां से आप देख रहे हो इसको, तो क्या होगा? अब दिखेगा नहीं दिखेगा? ये बिल्कुल दिखेगा यार, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी जो लाइट है सीधी जाएगी और आपके आईज में चली जाएगी, और इसकी वजह से आपको ऑब्जेक्ट दिख जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो इसका मतलब लाइट हमेशा कैसी चलती है? सीधी सीधी चलती है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं चलती, ठीक है ना। लाइट हमेशा सीधी सीधी चलती है, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं चलती, ठीक है। तो ये कहलाता है आपके रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। क्लियर हो गया एकदम, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं अपन रियल एंड वर्चुअल इमेज के, यानी नेचर ऑफ इमेज पर आ जाते हैं हम अपन। नेचर ऑफ इमेज, इमेज बेसिकली दो तरह की होती है, एक होती है रियल इमेज, एक होती है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है भाई? जब अपन किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएंगे तो पहली बात तो इमेज कैसे बनती है? तो इमेज होती है जो उस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेज है वो कहीं पर जाके मिलेंगी, या तो वो रियली मिल जाएंगी या नहीं मिल पाएगी तो हम पीछे एक्सटेंड करके मिला देंगे, ठीक है। अगर वो रियली मिल जाती है तो इस तरह की इमेज क्या कहलाती है? रियल इमेज कहलाती है। और अगर वो रियली नहीं मिलती, ठीक है, हमें एक्सटेंड करके मिलाना पड़ता है, तो इस तरह की इमेज कहलाती है वर्चुअल इमेज, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि आपने ना एक ऐसा मिरर ले लिया, इसको वैसे कॉनकेव मिरर बोलते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, इसे लाइट रे गई और वो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है वो यहां कहीं पर जाके मिल गई। तो एक्चुअली इसके अंदर हो क्या रहा है, ध्यान से समझो। जो लाइट रे थी ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट रे जो है रिफ्लेक्शन के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाके मिल रही है। अब ये रियल इंटरसेक्शन हो रहा है, दोनों लाइट रे मिल रही है, यानी यहां पर इमेज तो बनेगी, पर कौन सी इमेज बनेगी? जहां पर रियल इंटरसेक्शन हो रहा है, यानी रियल इमेज बन जाएगी। तो यहां पर रियल इमेज RI बन जाएगी। इसकी जगह अगर मान लो मैं यहां पर एक प्लेन मिरर ले लूं, प्लेन मिरर में कौन सी इमेज बनती है? हमेशा वर्चुअल। कैसे? देखो ध्यान से, प्लेन मिरर में जैसे मान लो कि आपने यहां पर ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, इसे दो रेज डाली भाई साहब, एक ये डाल दी और एक ये डाल दी, ठीक है भाई, है ना। अब देख ध्यान से, ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर मैं इस पर नॉर्मल डाल देता हूं, टाउ टाउ टाउ, ठीक है। इस पॉइंट पर भी नॉर्मल डाल देते भाई साहब, ठीक है। सपोज करो कि दिस एंगल इज θ1 एंड दिस एंगल इज θ2। अच्छा, अब ध्यान से समझना, ये नॉर्मल है ना, और ये इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे से नॉर्मल के बीच का एंगल क्या कहलाता था? पढ़ा था अपन ने, बोलो बोलो बोलो, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहलाता था? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसका मतलब ये भी नॉर्मल से इंसिडेंट रे का एंगल है और ये भी नॉर्मल से इंसिडेंट रे का है, यानी एक्चुअली θ1 और θ2 दोनों क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो आपने आज ही पढ़ा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई बराबर क्या होता है? एंगल आर। इसका मतलब θ1 एंगल पर ही ये लाइट रे इधर चली जाएगी और θ2 एंगल पर ये लाइट रे इधर चली जाएगी, ये θ2 ये θ1। अब सोचो कि एक लाइट रे इधर जा रही है, एक लाइट रे इधर जा रही है, कहीं मिलेगी क्या? ये तो और दूर होती ही चली जाएगी। तो फिर इनको मिलाएं कैसे? इमेज बनाने के लिए तो मिलाना जरूरी है ना भाई साहब, ठीक है। तो इन्हें मिलाएं कैसे? तो अपन एक काम करते हैं, इनको पीछे की तरफ मिला देते हैं, टाउ 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 टाउ।
तो ये यहां पर एक्सटेंडेड इमेज मिल जाएगी आपको, ठीक है, इसी लाइन पर एक्चुअली ये कहलाएगी अब आपकी वर्चुअल इमेज या इमेजनरी इमेज, ठीक है, क्योंकि यहां पर रियल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट नहीं हो रहा, वो तो दूर जा रही है, बल्कि हमने पीछे प्रोजेक्ट करके इन्हें मिलाया है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, वर्चुअल इमेज। क्लियर हुआ एकदम, ठीक है। तो प्लेन मिरर में यूजुअली कौन सी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज, ठीक है। और जो डिफरेंट टाइप ऑफ मिरर हम आगे पढ़ेंगे, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर में आपके रियल इमेज बन सकती है। क्लियर, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज हो गई। क्लियर है यहां तक? ओके, थैंक यू।